नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज विषय अनेक हैं, लिखे हुए हैं, आपने देखे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कई चीज़ों पे बात होनी है। और हमारे साथ हैं खास मेहमान, आप सबके जाने पहचाने शिवकांत शर्मा जी, लंदन से। हम मेरे पुराने बॉस हैं और बीबीसी में बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। लोग उनको उनकी आवाज़ से पहचानते हैं। लेकिन शिवकांत जी से आपकी मुलाकात करवाऊं और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले दो आग्रह करने हैं। पहला ये कि मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने मित्रों को बताएं भी, क्योंकि बहुत लोग अब ये शिकायत करते हैं कि देख तो इतने लोग रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग रहे हैं कर रहे हैं। तो लाइक करना आमतौर पर लोग सोचते हैं क्यों करें, जैसे देख लिया इतनी बात बहुत है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो, और आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी करें और साथ में घंटी बजा देंगे तो उससे आपको खबर मिल जाएगी कब नया वीडियो आया, कब नया लाइव आया। और दूसरा, आपको पता है कि मैं सत्यहिंदी.com के लिए आलोक अड्डा करता हूँ। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है कुछ पत्रकारों की सच को उजागर करने की, सच को सामने लाने की। और इस कोशिश में आपके सहयोग और समर्थन की बहुत ज़रूरत है। आपका सहयोग और समर्थन इस नाते बहुत मिल रहा है कि उसमें सब्सक्रिप्शन लगातार बढ़ रहे हैं, फॉलोअर बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन साथ में जो कंटेंट आप देखते हैं, जो कंटेंट आप पढ़ते हैं, उसके लिए अगर आप भुगतान भी करेंगे तो ये सहयोग और साकार होगा। इसके लिए अगर ये वीडियो आप सत्यहिंदी.com पे देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप भुगतान कर सकते हैं। और अब आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शिवकांत जी को मैं साथ में लाता हूं। शिवकांत जी, आपका स्वागत है आलोक अड्डा पर। पहली बार लाइव हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। वैसे नमस्कार नमस्कार आलोक जी। लेकिन आज ये पहला मौका है कि आप जुड़े हैं और हम लाइव बात करेंगे। और तीन चार विषय हैं। विषय मैं सिर्फ नाम गिनाऊंगा क्योंकि आपसे बात हुई, आपके साथ हैं तो सब जानकारी आपके पास है। मैं नाम लेता चलूंगा और आप बात करते चलेंगे। सबसे पहला तो अमेरिका का जो बेरोजगारी का आंकड़ा है, पहली नजर में देखने पे लगता है कि बेरोजगारों की गिनती गिर गई है, 11% रह गए हैं। तो क्या ये खुशी की खबर है? अगर खुशी की खबर है तो उतनी खुशी दिख क्यों नहीं रही है? क्या इसमें कहीं गहराई में कोई चिंता छिपी हुई है? आपकी बात सही है, क्योंकि बाजार में जिस तरह का रोमांच, जिस तरह का उछाल दिखाई देना चाहिए था, वो उछाल दिखाई नहीं दिया। देखने में आंकड़े बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 48 लाख नई नौकरियां बन जाना, नौकरियां जाने की बजाय, वो अपने आप में ऐसे वक्त में उपलब्धि है। लेकिन हुआ ये है कि अमेरिका में जब बेरोजगारों की गिनती होती है, तो मैं कई लोगों से बात कर रहा था। उस गिनती में जब सर्वे करने लोग आते हैं तो पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ कितने लोग काम पर हैं, बेरोजगारी तो नहीं है, गए हैं नहीं गए हैं। तो वहाँ फरलो एक सिस्टम है, यानी वो कंपनियां जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों से कह दिया कि साहब 2 महीने 3 महीने आने की जरूरत नहीं है, या जब जरूरत होगी तब बुला लेगी। तो वो बेरोजगार हैं भी और बेरोजगार नहीं भी हैं, क्योंकि उनकी नौकरी नहीं है। आजकल क्योंकि आपने जिक्र कर दिया है, ये किस्सा इस बार भारत में भी आ गया है। ये फरलो शब्द जो है, पहले हम लोग फरलो सुनते थे, इसको फ्रेंच बोला जाता था, वो जिसमें बदमाशी के उसमें अर्थ में कि साहब को अचानक शरारती जो है वो मनमौजी मस्ती कर रहा है और काम नहीं कर रहा। अचानक आदमी गोली दे गया, उसने एप्लीकेशन नहीं लगाई और छुट्टी भाग गया, उसको फरलो बोलते थे। लेकिन क्या ये ऐसी हरकत कंपनियों की तरफ से एम्प्लॉय के साथ होने लगी, इसलिए फरलो कहा जाता है इसको? भाई नहीं ऐसा करोगे। यहाँ का पुराना आर्थिक पार्लेंस का शब्द है, जो बड़े सालों बाद, मतलब मेरी याददाश्त में 35 साल से ऐसी नौबत नहीं आई कि कंपनियों को फरलो पे लोगों को भेजना पड़े। तो ये ऐसा पहली बार हुआ महामारी की वजह से कि लोगों को फरलो पर भेजा गया। तो जो लोग फरलो पे गए, उनको जो सर्वेक्षण करने वाले हैं बेरोजगारी का, उन्होंने रोज छुट्टी पर गए, एक तरह से कई कॉलम होते हैं, तो एक कॉलम होता है कि काम पर नहीं है, छुट्टी पर गया है, तो वो कॉलम टिक कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि एक दो नहीं, इससे लाखों लोग जो हैं वो रोजगार शुदा मान दिए गए, वो बेरोजगार नहीं माने गए। एक तो ये इसमें चक्कर है, और दूसरा चक्कर ये है कि बहुत से लोग इतने निराश हो गए हैं, या उनके जो भी पारिवारिक परिस्थितियां हैं, इसकी वजह से वो अपना नाम बेरोजगारी की लाइन में या बेरोजगारी भत्ते की लाइन में लगा नहीं रहे। और ऐसे एक दो नहीं,
40-50 लाख लोग बताते हैं कि ऐसे। तो कुल मिलाकर के अच्छा, इसके पीछे दूसरा जो ज्यादा रिलायबल आंकड़ा है वो आंकड़ा है कि लगातार भत्ते के लिए, बेरोजगारी भत्ते के लिए कौन लोग आवेदन कर रहे हैं। अगर उस आंकड़े को देखें तो वो आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ा है, उसमें 59,000 की बढ़ोतरी हुई है और वो बढ़कर लगभग 20 मिलियन यानी 2 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। अब 14 करोड़ की जो पूरा रोजगार की मार्केट है अमेरिका की, उसमें अगर 2 करोड़ लगातार बेरोजगार हैं तो आंकड़ा लगभग 14% के आसपास बैठता है, जबकि ये आपको सर्वेक्षण में दिखाया है कि 11% के आसपास बेरोजगारी आ गई। तो खबर अच्छी है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है, काफी बुरी है। और मार्केट में उछाल न आने का एक बड़ा कारण यह है कि जो दक्षिणी राज्य हैं, खासकर फ्लोरिडा, टेक्सास और अब कैलिफोर्निया भी, इन तीनों राज्यों में जो लगातार कोरोना प्रभावित लोग हैं उनकी संख्या में बड़ी तेजी से उछाल आ रहा है। तो जो स्थिति न्यूयॉर्क की थी एक समय लगभग 2 महीने पहले, उस स्थिति पे ये राज्य आ गए हैं और इन राज्यों में नौबत ये आ गई है कि बीच दोबारा बंद करने पड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे मुझे लगता है इनको रेस्टोरेंट भी बंद करने पड़ेंगे, कई काउंटीज अपने यहाँ रेस्टोरेंट बंद कर रही हैं। तो अमेरिका एक तरह से दूसरी लहर की चपेट में आ गया है। ये ज्यादा खतरनाक काम है क्योंकि इकोनॉमी खुलेगी, उम्मीद ये लग रही थी कि इससे रोजगार बढ़ेंगे, तो रोजगार बढ़ेंगे नहीं, उल्टा एक बार फिर स्थिति थम जाएगी। जी, तो ये जो आप कह रहे हैं और इसको सुन के हमारे दर्शकों का, अनेक लोगों का ये कमेंट आ रहा है, आप देख ही रहे होंगे। ये कह रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी पर चिंता करनी चाहिए, आप लोग अमेरिका पे क्यों बात कर रहे हैं। और दूसरा क्या एक सवाल है, रत्नाकर यादव ने सवाल पूछा है, आपके सामने मैं ले ही आता हूं। ये कह रहे हैं कि क्या भारत की तरह अमेरिकी सरकार भी अपने नागरिकों से जानकारियां, सूचनाएं, तथ्य, आंकड़े छुपाती है? क्योंकि पहले इन्होंने पूछा था कि भारत को भी इसी तरह निरंतर बेरोजगारी के आंकड़े पेश करने चाहिए। हालांकि यहाँ भी स्टैटिस्टिक्स ऑफिस से वो आंकड़े आते हैं, हम लोग उनको इस अंदाज में लेते नहीं है। बहुत दिनों तक तो उसको गंभीरता से लिया नहीं जाता था। लेकिन क्या इस तरह के आंकड़े आने चाहिए और क्या अमेरिका में ये आंकड़े छिपाए जाते हैं, ये सवाल है। नहीं, आंकड़े छिपाए तो नहीं जाते, लेकिन आंकड़ों की मरहम पट्टी की जाती है। मतलब आंकड़ों में हेर फेर किया जाता है राजनीतिक लाभ के लिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और इसका एक उदाहरण मैंने दिया। हालांकि आप इसे सर्वेक्षण कंपनियों की गलती मान सकते हैं। सर्वेक्षण कंपनियां यहाँ प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं, लेकिन यह है कि पैसा सर्वोपरि है अमेरिका में और यहाँ पश्चिमी देशों में पूंजी, कैपिटल राज करती है। चीन और यहाँ दोनों में अंतर यह है कि चीन में पार्टी राज करती है, कैपिटल उसके नीचे, यहाँ कैपिटल राज करती है, पार्टियां उसके नीचे हैं एक तरह से। तो बहरहाल छिपाया नहीं जाता, लेकिन भारत में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और मुझे अफसोस ये सोच के और देख के होता है कि भारत सरकार ने इतनी बड़ी महामारी के संकट को देखते हुए जिस तरह से यूरोप में और जिस तरह से अमेरिका में तो ये किया गया कि लोगों को घर सीधे चेक भेज दिए गए। हालांकि बहुत बड़ी रकम नहीं थी, $1,500 के चेक थे, लेकिन $1,500 भी ऐसे संकट की घड़ी में काफी मायने रखता है। अगर इसी तरह, जैसे बार बार राहुल गांधी कहते हैं, मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इन्होंने बैंक खाते खोले थे, सरकार ने, मोदी सरकार ने अच्छा काम ये किया कि जैसे तैसे करके बैंक खाते खोल दिए थे। लगभग 50 करोड़ लोगों के ये दावा करते हैं कि बैंक खाते थे, तो उनमें हर एक के बैंक खाते में ये 2,000-5,000 से काम नहीं चलता। हर महीने जब तक ये महामारी, जब तक ये संकट रहता, तो अगर 7,000, 10,000 रुपया भी अगर डाल दिया जाता तो कुल मिलाकर के 20,000 से लेके 60,000 करोड़ अगर 3 महीने की बात करें तो उसका खर्च था। तो इतने बड़े संकट से बच जाते और इतना बड़ा प्रवासी श्रमिकों का ये संकट हुआ है, संकट नहीं होता और मुझे लगता है महामारी पे बेहतर कंट्रोल होता। लेकिन ये उन्होंने किया नहीं, क्यों नहीं किया ये मैं नहीं जानता। और ये तो यहाँ भी कांग्रेस पार्टी भी मांग कर ही रही है। वो कह रहे हैं 7,500 रुपए हर एक के खाते में डालिए कम से कम, तब कुछ गुजारा होगा, तब आदमी इस लायक होगा कि वो इस महामारी की मुसीबत में गुजारा कर सके। लेकिन क्योंकि ये बात सही है और आपसे भारत के सभी विषयों पे बात हो सकती है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप विदेशी आदमी हैं, लेकिन मैं आपसे बात खास तौर पे क्योंकि दुनिया की करने के लिए बैठा था। तो जो दूसरा किस्सा है, आज यूरोप से उड़ानें शुरू हुई,
उसमें जो खास बात है कि वहां से भारत के लिए भी उड़ान नहीं है और अमेरिका के लिए भी नहीं है, और जिसके सामने इस वक्त हम लोग सीना ताने खड़े हैं, जिसके साथ हम एक तरह से पेंच लड़ा रहे हैं, चीन, उसके लिए उड़ानें खुल रही हैं। ये कैसी टिप्पणी है? ये विडंबना की बात है। देखिए, पहिया घूम के जहां से शुरू हुआ था वहीं आ गया है। सबसे पहले चीन मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन से शिकायत यही थी कि पहली बात तो उसने चीन में महामारी फैल रही है इसका पता लगाने और इसकी घोषणा करने में देर की, इमरजेंसी बताने में देर की, और लोगों को ये सलाह देने में, सरकारों को ये सलाह देने में देर की कि चीन की उड़ानों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। चीन को भी ये कहना चाहिए था। अमेरिका की तो सबसे बड़ी शिकायत ये है कि अमेरिका सरकार को ये कहना चाहिए था, बल्कि सरकारों ने पहल की और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसके बाद ये माना कि उड़ानें खतरनाक है। अब स्थिति ये हो गई है कि यूरोप के लगभग सारे देशों में, अगर मैं सिरे से बात करूं, तो कोई नया केस या कोई मौत पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि सबसे बुरी तरह से प्रभावित स्पेन में नहीं हुई है। इसी तरह से फ्रांस में कोई मौत नहीं हुई है पिछले कई दिनों से। इसी तरह से आप इटली को देखें तो इक्के दुक्के नए केस आए हैं लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। तो यूरोप में एक तरह से महामारी एक बार के लिए थम गई है पूरी तरह से। यूरोप में कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा किया, जैसे ग्रीस। असल में यूरोप में जो सबसे गरीब देश थे उनमें आप ग्रीस का नाम ले सकते हैं और उसमें आप पुर्तगाल का नाम ले सकते हैं। उनका प्रदर्शन इस मामले में, महामारी की रोकथाम के मामले में सबसे अच्छा रहा, बल्कि दुनिया में सबसे अच्छा रहा। ये एक विचित्र सी बात है, जो जितने ज्यादा पैसे वाले, जितने ज्यादा संसाधन वाले देश थे, उतने ज्यादा फेल हो गए। ये बात यहाँ भी पहले कही गई कि साहब ये बीमारी अमीरों को ज्यादा लग रही है, गरीबों को कम। या तो बहुत क्यों मुंबई में जैसे झुग्गी बस्तियों में हो रही है बहुत, जहाँ डेंस पॉपुलेशन है, या फिर बिल्कुल अमीरों के इलाके में, खासकर इस वजह से कि शुरुआत तो हुई विदेश यात्रा से लौटने वालों से। बिल्कुल, विदेश से सब बड़े बड़े लोग लौटे और वो अपने अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में उन्होंने फैलाई, या उनसे फैल गई, फैलाई कहना ठीक नहीं है, उन पर इल्जाम लगाना। लेकिन दूसरी बात, कल मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार झा है उनसे बात कर रहा था, वो नॉर्वे में है। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि कोरोना जैसे आया था ऐसे ही अपने आप गायब हो रहा है यूरोप के देशों में। ये बात कितनी आपको लगता है? नहीं, देखिए, ये तो अपने आप तो गायब नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, यूरोप में जो भी कायदे कानून सरकारों ने बनाए, उन्होंने इतनी सारी मौतें यूरोप ने देखी। लगभग जितनी भी दुनिया में मौतें हुई हैं उनमें से 1/3 मौतें यूरोप के देशों में हुई हैं, करीबन। तो 5 लाख कुल मौतें हुई हैं, तो ये लगा लीजिए कि 1.5 लाख का आंकड़ा, 1.5 से 2.25 लाख का आंकड़ा वो यूरोप के सारे देशों का मिला करके है। और उनकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुई और पूरा जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। हालत यहाँ तक हुई थी कि लोगों को दफन करने के लिए जो है वो लाइन लगानी पड़ी, और लाशें आपकी जो वैन हैं जिनमें लाशें ले जाई जाती हैं उनमें पड़ी रही। उनको आप अच्छी तरह से शव ग्रहों तक नहीं ले जा पाए, शवदाह तो हो ही नहीं पाया, बहुत कम लोगों का हो पाया। तो ऐसी स्थिति से यूरोप गुजरा। तो लेकिन जो संयम और जो सरकार ने पाबंदियां तजवीज की उसका लोगों ने पालन किया। अब जैसे आज भी यहाँ जो है वो दुकानें खुली हुई हैं, जो आम रोजमर्रा की चीजें हैं उसके लिए आप जाते हैं सुपर स्टोर में और वहां से जाकर के सामान खरीद के ला सकते हैं। तो लोग, आप देखेंगे अपने आप, कोई कहता नहीं उनको, वो 2 मीटर की दूरी बनाए रखते हैं। सब लोग मास्क लगा के आते हैं। कुछ लोग तो दस्ताने पहन के आते हैं, अपने हाथ में ही वो रखते हैं क्रीम, उससे हाथ साफ करते रहते हैं। जो जहां मतलब आप ट्रॉली ले जा रहे हैं तो ट्रॉली को भी साफ कर रहे हो। तो इस तरह की सावधानियां बरत रहे हैं। तो इस तरह की सावधानियां सरकार नहीं सिखा सकती, ये लोगों का अपना विवेक है। तो लोगों के अपने विवेक ने काम किया है। और अब ये महामारी ऐसी है कि महामारी कोई आसमान से तो बरस नहीं गई, वो लोगों को लग रही है। तो उसका तारतम्य एक बार टूट गया, वो टूट गया। अब ऐसा लग रहा है कि एक बार के लिए महामारी थम गई है। लेकिन इसके बावजूद देखिए, ब्रिटेन की मैं बात करूं, ब्रिटेन में, लंदन में स्थितियां लगभग ठीक हैं। और कल से, अगले सोमवार से यहाँ लंदन से करीब
50 देशों को ये उड़ाने शुरू करने वाले हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया होगा, न्यूजीलैंड होगा। चीन के साथ उड़ाने इस शर्त पे शुरू की जाएंगी, अगर चीन मतलब बराबर का इंतजाम करेगा, चीन भी उड़ाने अलाउ करेगा तो ये भी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यूरोप ने भी यही किया है। लेकिन अमेरिका, भारत, ब्राजील, ये जो रूस, इन सब देशों से उड़ाने फिलहाल नहीं आने दी जाएंगी और नहीं वहां उड़ाने जाएंगी। तो लेकिन हुआ क्या है कि लंदन से ऊपर की तरफ जाएं तो उत्तरी इंग्लैंड के जो जहां एशियाई आबादी ज्यादा है, बल्कि एशिया क्या करूं, भारत, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, दक्षिण एशियाई लोगों की आबादी जहां ज्यादा है, जैसे लेस्टर है, बार्नसली है, ब्रेडफोर्ड है, ब्लैकबर्न है, ये ऐसे शहर हैं जहां दोबारा से नाकेबंदी करनी पड़ी है। लेस्टर को तो बंद कर दिया गया पूरी तरह से। इसी तरह से ब्रेडफोर्ड में भी काफी पाबंदियां लगेंगी, क्योंकि वहां एक बार फिर महामारी सिर उठाने लगी। तो जगह जगह इस तरह के पॉकेट्स हैं जहां महामारी फैलने के खतरे अब भी बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। पहले जो स्थिति थी उसके मुकाबले मुझे लगता है 95% महामारी वो एक तरह से दब चुकी है, और उसके पीछे लोगों का भी हाथ है, लोगों की बड़ी भूमिका है। जी, ये जो दोनों बातें अब यूरोप अमेरिका की मिला के बात करें, और इससे हम जब भारत के लिए अगर एक सबक चाहते हैं, तो जैसे अमेरिका में हो रहा है कि ये आंकड़ा जो आया बेरोजगारी का, उससे राहत इसलिए भी लोग नहीं मान रहे हैं कि इसके बाद वहां दोबारा कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया है और डर बढ़ रहा है कि सेकेंड वेव जिसको कहते हैं वो। तो भारत में भी अब, क्योंकि भारत में जून में खुला है, जून के बाद अब जुलाई महीना है, अब भी जैसे मुंबई में अभी 15 दिन के लिए फिर धारा 144 लगा दी गई है। कई जगह जहां ढील दी जा रही है वहां फिर फैल रहा है, फिर दोबारा सरकार टाइट कर रही है। तो इसमें जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि वो जून वाला क्वार्टर जो है, जून वाली तिमाही, जून में जो खत्म हुई, अप्रैल मई जून, उसमें कुछ कंपनियों के खराब परफॉर्मेंस होंगे, इकोनॉमी को झटका लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी। लेकिन अब अगर खुलता है और खुलने के बाद चीजें काबू नहीं आती हैं, फिर बंद करना पड़ता है, तो जो दूसरे पहलू हैं, इकोनॉमी पर असर, महंगाई पर असर, लोगों की कमाई पे असर, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। अभी किसी ने यहाँ संदेश दिया कि सैलरी देना नहीं चाहते हैं लोग, देने के लिए है नहीं लोगों के पास। लोग स्कूल में फीस जमा नहीं करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं हम फीस किस बात की दें, तो स्कूल कह रहा है अब हम टीचर को तनख्वाह कहाँ से दें। और ये हाल केवल स्कूल और शिक्षा छात्र का संबंध नहीं है, तमाम लोगों के बीच है। उल्टे मजाक मान लीजिए, लेकिन एनसीआर में दिल्ली के पास किसी एक अभिभावक ने स्कूल को अपनी तरफ से बिल भेज दिया है कि मेरा क्या क्या खर्चा हुआ है, क्योंकि बच्चा घर में बैठ के पढ़ता है। ये टोटल जोड़ा उन्होंने, उसके बाद उसमें से जो आपकी फीस है वो माइनस की, तो लगभग आधी हो गई। बोले अब ये बच्चा पैसा मुझे वापस भेज दीजिए आप, और अगर 7 दिन के अंदर नहीं आता है तो 100 रुपए पर डे लेट फीस लगा दीजिएगा। जैसे कि स्कूल वाले अपने जो फीस के बिल भेजते हैं उसमें लिखते हैं, उसी मुद्रा में उन्होंने अपना एक बिल भेज दिया है। वर्क फ्रॉम होम में तमाम सवाल उठने लगे हैं, लोगों के घर वाले परेशान हो गए हैं, कह रहे हैं भाई तुम्हारा दफ्तर यहाँ चलेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा। मेरे अपने घर में मेरी पत्नी परेशान रहती है कि वो कहाँ बैठे, एक तरफ मैं बैठ जाता हूँ, एक तरफ मेरी बेटी बैठ जाती है और एक जगह मेरा बेटा, तीनों लोग, सबको अपने अपने शांति चाहिए होती है। तो इस घर में कोई ऐसा आदमी बचा जिसको कुछ और काम करना है, उसके लिए आने जाने की जगह नहीं रह गई, उनको किचन में कुर्सी डाल के बैठना पड़ता है कभी कभी, ये हाल है। ये तो बड़ी भयावह स्थिति है। देखिए, मुझे इसका कोई इलाज समझ में नहीं आता। केवल यूरोप के उदाहरण को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि सामाजिक सहयोग के बिना कोई सरकार, दुनिया की कोई सेना, कोई स्वास्थ्य सेवा महामारी पर काबू नहीं पा सकती। सामाजिक जागरूकता, सामाजिक सहयोग की उतनी ही बड़ी भूमिका है जितनी स्वास्थ्य सेवाओं की है, स्वास्थ्य संस्थाओं की है और जितनी सरकारों की है। पाबंदियों से महामारियां नहीं रुका करती हैं। जब महामारी की बात हो रही है तो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, अभी चीन में एक नई महामारी जन्म ले रही है जिसका नाम है, जैसे 2009 में स्वाइन फ्लू शुरू हुआ था उसी तरह का स्वाइन फ्लू है। लेकिन इस स्वाइन फ्लू की खासियत यह है कि इसमें कुछ कुछ लक्षण 2018 के स्पेनी फ्लू वाले, और ये महामारी वहां लगभग 100 से 150 केसेस इसके हो गए। अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले की तरह से दोबारा चुप है।
क्यों? कि उसकी मजबूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास अपनी मैन पावर नहीं है, उनके पास कुछ गिने चुने एक ऑफिस होता है, उसमें 10-5 वैज्ञानिक होते हैं, ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, तो वो न तो निगरानी रख सकते हैं और न चीन जैसे देश को मजबूर कर सकते हैं बताने के लिए कि असलियत क्या है, हो क्या रहा है। तो जब चीन बताएगा तब उनको पता चलेगा, जब उनको पता चलेगा तब तक फिर देर हो चुकी होगी। तो ये समस्या यहीं खत्म नहीं होती, दूसरी महामारी भी फैल सकती है। तो इसके लिए हम सबको जागरूक हो जाना चाहिए। और इतनी सी तो बात है कि आप अपना मुंह बंद रखें, बेसिकली मास्क लगा करके घर से बाहर निकलें, जब भी निकलें, जब जाएं घर में घुसें, उससे पहले आप सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लें या अच्छी तरह से हाथ धो लें। बीच में जहां मौका मिले सैनिटाइजर की एक डिब्बी या एक क्रीम अपने पास रखें, उससे हाथ साफ कर लें। लोगों से थोड़ा सा दूरी बना करके खड़े रहें। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ये संभव नहीं है शायद कि 2 गज की दूरी बना के रखें, लेकिन दूरी तो आधी बीमारी की रोकथाम इसी से हो जाती है। लेकिन ऐसे लोगों का आप क्या कीजिए कि जिनको मालूम है, जब बीमार हैं, अपना टेस्ट नहीं कराएंगे। आपने पढ़ा होगा ये जो गुड़गांव से दूल्हा गया था पटना और वहां जाकर के खुद बीमार हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण उसकी अपनी मौत हुई और इतने लोगों को महामारी लग गई। तो ये इस तरह की बेवकूफियां हैं, ये असावधानियां हैं, इससे महामारी रुकेगी नहीं, उल्टा फैलेगी। तो इसके साथ जो दूसरा एक किस्सा और देख रहे हैं हम, खास तौर पे ये आपने किस्सा बताया, इसी तरह आज बेल्लारी का किस्सा है, वहां बहुत बड़ा कांड है। लेकिन इसके बीच जो पॉलिटिशियन हैं वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपने अपने अलग अलग देशों को देखिए तो सब अलग अलग कारनामे करने में लगे हुए हैं। आपने पुतिन साहब की खबर देखी होगी, उन्होंने चमत्कार कर दिया है कि अब वो रूस की जनता से उन्होंने भारी बहुमत से संविधान संशोधन करवा लिया है और 2036 तक वो सत्ता में बने रहेंगे। ये जो चल रहा है हाल, वो क्या है? मतलब पहले 20 साल वो रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, और उसके बाद अभी आगे के 16 साल की व्यवस्था उन्होंने और कर ली है। इसके पीछे ये तो चिंताजनक है ही है, लेकिन इसके पीछे जो 2-3 और बातें उन्होंने की हैं, ये जो उन्होंने एक तरह का जनमत संग्रह तो इसे नहीं कहना चाहिए, एक तरह का उन्होंने वोट करवाया था, लोगों की राय ली थी, राय शुमारी थी। उसमें ये था कि ईश्वर की कृपा से, ये एक जुमला उसमें लगाया गया है। तो मतलब ये है कि जो क्रिश्चियन फेथ है उसको स्टेट में इंश्राइन कर दिया गया है। तो एक दूसरी तरफ जैसे जीटीबीटी जो समलैंगिक विवाह हैं उनको बैन कर दिया। तो इस तरह के कुछ उसमें धार्मिक और कुछ फांसीवादी जो तत्व हैं वो इसके साथ ही संविधान और उसकी परिभाषा में जोड़ दिए गए हैं। तो रूस कहाँ तो बिल्कुल धर्म से दूर एकदम एक समाजवादी, एक साम्यवादी, एक बराबरी की प्रोलेटेरियन सरकार का सपना था, और एकदम दूसरे छोर पे आप जा रहे हैं। तो सबसे गंभीर समस्या ये है। तो इससे नस्लवाद फैलेगा, इससे फांसीवाद फैलेगा वहां, इससे जो है वो लोग और ज्यादा फेनेटिक हो जाएंगे, और जाहिर सी बात है उनका समर्थन ही से नेशनलिज्म फैलेगा इससे, और उनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और इसके पीछे क्यों ये सब करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं कि केवल तेल के बलबूते पे रूस की अर्थव्यवस्था कायम है। तेल की हालत ये है कि अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था गर्त में जाती है तो तेल की मांग भी उसके साथ ही गर्त में जाती है, और देर सवेर तेल के जो मतलब तेल का जो समय है वो गिना हुआ है। आप 20 साल 25 साल और निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सऊदी अरब और जो तेल उत्पादक देश है उन्होंने वैकल्पिक अपने जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोग्राम करने शुरू कर दिए, लेकिन रूस के पास सिवा डिफेंस के और सिवा तेल के और कोई साधन नहीं है, और नहीं वो इस तरफ उनकी बुद्धि चलती है। वो तो एकदम से जिसे कहते हैं लठैत हैं, तो उस तरह का उनका कायम। और मुझे लगता है वो खरबूजे को देख के जैसे खरबूजा रंग बदलता है, बगल में चीन, शी साहब को लगता है कि ओहो मैं भी उतना ही स्ट्रॉन्ग मैन हूँ, तो मेरी सत्ता भी उसी तरह से कायम रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो छेड़खानी चल रही है चारों तरफ,
देखने में ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लग सकता है कि चीन जैसे बोरा गया है, पागल हो गया है क्या, कि चारों तरफ तरह तरह के मोर्चे खोल लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से झगड़ा मोल ले लिया, जापान से झगड़ा मोल ले लिया। आप जो मतलब आपका विरोध करता है, जो आप पे सवाल उठाता है, वो आपका दुश्मन हो जाता है, उससे आप झगड़ा मोल ले लेते हैं। भारत पे तो चढ़ी बैठे हैं आप। दूसरी तरफ अमेरिका से आपका झगड़ा चल रहा है, यूरोप वाले डर गए हैं आपके कैसे, मतलब इनकी जो सप्लाई बेल्ट, इन पे जो निर्भरता है, चीन पे निर्भरता, तो बहुत महंगी पड़ सकती है। लेकिन यूरोप की मजबूरी ये है कि सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चीन ही है। चीन और यूरोप का जो ट्रेड है वो दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेड है, अमेरिका से भी ज्यादा। तो ऐसे में आप चीन के ऊपर अपनी निर्भरता कैसे कम करेंगे, तो इसको लेकर के सोच विचार हो रहा है। तो चीन में मुझे लगता है अंदर ही अंदर, चीन से पता तो चलता नहीं अंदर क्या चल रहा है, या तो कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर किसी तरह का रोष जो है वो अपने अंदर पैदा हो रहा है, या कोई प्रतिद्वंदी खड़े हो गए हैं सत्ता को लेकर के। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि असल कहानी अंदर कहीं छिपी है, और उससे ध्यान बटाने के लिए जनता का और राष्ट्रवाद का जुनून पैदा करने के लिए ये चारों तरफ झगड़े मोल लिए जा रहे हैं। तो ये चीन वाली कहानी पे तो मैं आना चाहता था, लेकिन आपने उसको छेड़ दिया है। लेकिन उससे पहले ये जो रूस में हुआ है, इससे और इस तरह के तमाम इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं इतिहास में, आपको याद होगा। लेकिन उनसे भारत में हर बार ये सवाल पूछा जाता है, ये सवाल पहली बार नहीं उठ रहा है। जब कोई बड़ा लोकप्रिय नेता होता है, प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर होते हैं, बहुमत होता है जबरदस्त, तो ये सवाल उठता है कि क्या अब यहाँ भी ये व्यवस्था होगी, कि क्या आगे चुनाव नहीं होगा, क्या मोदी जी भी पुतिन की तरह संविधान संशोधन का रास्ता अपना सकते हैं। क्या इस तरह की आशंका को गंभीरता से लेना चाहिए, उस पर विचार भी करना चाहिए। देखिए, आशंकाएं तो हमेशा बनी रहती हैं। अब कौन ये कल्पना करता था कि श्रीमती गांधी इमरजेंसी लगा देंगी उस वक्त। नेहरू गांधी परिवार को तो पर्याय समझा जाता था एक तरह से भारत का, और उससे पहले तो वो तो मतलब इंदिरा प्रियदर्शनी थी, और वो भारत का पर्याय अपने आप को बना ही चुकी थी। इसके बावजूद उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो जब व्यक्ति असुरक्षा से घिर जाता है, और जब नेता अपने आप को देश से बड़ा समझने लगता है, तो उसकी असुरक्षा की भावना और बढ़ जाती है। तो ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, और इसके प्रति लोगों को सचेत रहना चाहिए। लेकिन इसको लेकर के सरकार की हर बात के ऊपर अड़ जाना, और ये साबित करने की कोशिश करना कि ये तो हिटलर ही हो गए हैं, और ये तो जो है दुनिया में सबसे बुरी ताकत यही है, और ये जो कहेंगे वो हम नहीं मानेंगे, चाहे वो सही है या गलत है। सेना कहेगी तो उसकी बात भी नहीं मानेंगे, सरकार की बात तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे, सब झूठ बोल रहे हैं, जब तक बाहर से उस पर ठप्पा नहीं लग जाता तब तक नहीं मानेंगे। तो ये इस तरह की अराजकता जो है, मानसिक अराजकता भी सही नहीं है। तो दोनों के बीच में एक संतुलन बनाने की जरूरत है। जरूर सही बात है कि सरकारों पर अंकुश लगाना चाहिए, सरकारों के हर काम पर नजर रखनी चाहिए, और ये काम मीडिया का भी है, लोगों का भी है। लेकिन बात बात पर अगर आप सड़क पर ही बैठे रहेंगे और कुछ करने ही नहीं देंगे सरकार को, तो इससे भी सरकार जो है वो अपना भी नुकसान होता है, सरकार का भी और देश का भी नुकसान होता है। और इसी का तो शायद हम लोग ये नतीजा देख रहे हैं कि दरअसल इस वक्त विपक्ष के नाम पर कुछ है ही नहीं। किसी विपक्ष में लोग बार बार मजाक भी करते हैं इस बात का कि साहब कांग्रेस पार्टी को इस परिवार के बाहर कोई नहीं दिखता है। दूसरे किसी नेता का नाम ले लीजिए, वो भी अपने अपने परिवार की कहानी चल रही है वहां। मुश्किल से, बहुत दुर्लभ कोई एक आपको दिखेगी ऐसी पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टियां तो गायब हो गई हैं। तो विकल्प क्या है, ये सवाल उठता है। हालांकि उसका एक जवाब है कि जब जिस वक्त जनता नाराज हो जाती है और वो किसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है, तब विकल्प नहीं ढूंढती है। लेकिन जनता ऐसी नाराज हो जाएगी, ये तो ऐसा दिखता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में या निकट भविष्य में भारत की जनता नरेंद्र मोदी से ऐसी नाराज होने जा रही है या आज हो गई है। वो परेशान हो, निराश हो, हताश हो, लेकिन वो अभी भी, ज्यादातर लोग इस देश में, उम्मीद की किरण उनको अभी प्रधानमंत्री में ही दिख रही है, किसी भी दूसरे नेता के मुकाबले। ये बात तो सही है। और ये विपक्ष के लिए, विपक्ष की ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि विपक्ष, कम से कम विपक्षी नेता जनता के एक बड़े तबके, एक जिसे कहते हैं एक जुझारू तबके को तो साथ, वो तो वैसे ही उनके साथ रहता है, लेकिन आम आदमी जिसके बारे में बार बार जो है विपक्ष बात करता है, उसको वो साथ ले चलने में सक्षम नहीं है। आपकी बात से मुझे याद आया कि यही
चीन को लेकर के अगर आप 1962 को याद करें, तो 1962 में जैसी नेहरू जी की आलोचना हुई थी, इसी तरह से घात लगा करके वो भी हमला चीन ने किया था। माओ साहब ने वो बहुत बड़ा पीठ में छुरा घोंपा था नेहरू जी के, और उसके बाद नेहरू जी की हर बात पर के उन्होंने जो है वो संसद को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया, संसद में आके उन्होंने बताया नहीं, उनको शक था, उस शक को जाहिर नहीं किया उन्होंने, तो बड़ी भारी आलोचना हुई थी। और उस वक्त उनकी आलोचना करने वाले कैसे लोग थे? कृपलानी जी थे, लोहिया थे, आपके क्या कहते हैं, स्वयं दीनदयाल उपाध्याय तो उतने अच्छे वक्ता नहीं थे, लेकिन अटल जी जो है वो उस वक्त उभरते वक्ता थे। तो विपक्ष में मेहता साहब थे, तो विपक्ष में बड़े बड़े नाम थे और विपक्ष में बहसें होती थी। आज अगर अमित शाह जो ताल ठोंक करके चुनौती देते हैं कि साहब 2-2 हाथ हो जाएं, पार्लियामेंट में आ जाइए, तो पार्लियामेंट में चले तो जाएं, लेकिन पार्लियामेंट में उनके सामने खड़े होकर के उस स्तर की बिना हंगामा किए कोई बहस कर पाएगा, इस पर मुझे शक है। और ये दुर्भाग्य की बात है, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप कैसे, लोकतंत्र में तो मतलब आप बहस ही कर सकते हैं, और लोकतंत्र के लिए ही, इस तरह के वाद विवाद के लिए ही तो लोकसभा बनी है, राज्यसभा बनी है, कोई सड़कें थोड़ी बनी है इसके लिए। हर बात पर तो रेवोल्यूशन नहीं हो सकती ना, लोकतंत्र है। हालांकि लोकतंत्र में ये है कि आप एक सरकार बनाते हैं, उसको भुगतते हैं, और अगर बहुत ज्यादा अनाचार पे सरकार आ जाए तो उसको गिरा भी सकते हैं। लेकिन जनता जो है, एक तो पहली बात तो लोग जब वोट दें तब ये ध्यान रखें, इन सब बातों को भूले नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो वोट जीत करके आए उनकी भी अपनी कोई भूमिका होनी चाहिए, उनको पढ़ना लिखना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, लोकसभा में तैयार होकर के जाना चाहिए और बहस करनी चाहिए। ये बात सही कह रहे हैं आप। और अब जो बचा किस्सा जिस पे आपने इशारा किया था उसकी तरफ चलें, क्योंकि सबसे विकट मामला वही है इस वक्त, ऐसा लग रहा है, जो आपने कहा भी। मेरे मन में भी ये बात थी, जब पहले मैंने आपसे बात की तो मैंने कहा भी कि क्या चीन का नेतृत्व तो पागल हो गया है, वो कर क्या रहा है, इरादा क्या है, कितने मोर्चे उसने खोल रखे हैं वो तो आपने गिनाए, लेकिन साथ में जो हांगकांग में वो कर रहा है, जिस तरह का दमन हांगकांग में चल रहा है, और वो तो एक बार फिर से मतलब उतना अभी नहीं हुआ है, उतना लहूलुहान माहौल नहीं है, लेकिन ये थिएननमेन स्क्वायर की याद दिला रहा है। तो इस वक्त इस मुसीबत में चीन का इरादा क्या है? हर एक से दुश्मनी मोल ले ले, हर एक से पंगा ले ले, क्या वो, जैसे कई बार गुंडे बदमाश ऐसे हो जाते हैं जिन्हें लगता है अब शहर में हमसे बड़ा कौन है, तो सबको निपटा दो, क्या वो भाव आ गया है? हो सकता है दादागिरी भी। इसमें 3 बातें मुझे लगती हैं। एक तो चीन को कहीं न कहीं ये विडंबना की बात है, और ये बड़ी ही क्रूर बात है वैसे, कि महामारी से मारी हुई दुनिया का आप फायदा उठाएं। तो एक तो मुझे लगता है, उसे लगता है कि वैसे तो अमेरिका, क्योंकि सबसे बड़ा दादा तो अमेरिका है, तो अमेरिका अपने होते हुए एक नए प्रतिद्वंद्वी को उस बराबरी पर आकर खड़ा नहीं होने देगा, और उसके लिए अमेरिका शुरू से ही नाकेबंदी कर। अगर आप चीन की दृष्टि से देखें तो दक्षिण कोरिया में अमेरिका है, जापान में अमेरिका है, पूरे के पूरे पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका है, फिलीपींस में अमेरिका है, अड्डे उनके जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। अब वो भारत से भी जो है वो ये उम्मीद रखते हैं, हालांकि भारत की अभी तक भी ढुलमुल स्थिति है। मुझे नहीं लगता कि भारत को इस वक्त ढुलमुल स्थिति रखनी चाहिए, वो एक अलग विषय है। तो भारत है, और उसके बाद यूरोप तो उनका अपना है ही। तो चारों तरफ से चीन अपने आप को घिरा हुआ पाता है, और अब चीन इस स्थिति में आ गया है कि अब जीवन भर चीन ये जो मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इन इंडिया और मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन, ये सारे नारे चीन के नारे से निकले हैं। चीन ने 2015 में, उनके यहाँ पंचवर्षीय योजना अभी भी बनती है और 10 वर्षीय योजना भी बनती है। 2015 में पंचवर्षीय योजना या 10 वर्षीय योजना बनाई थी, चाइना इन 2025, मेड इन चाइना इन 2025। और उनका इरादा ये था कि 2025 तक हम जो समुन्नत प्रौद्योगिकी है, जैसे आर्टिफिशियल, उन्होंने 10 जो है वो क्षेत्र ऐसे चिन्हित किए हैं जिसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, आपका स्पेस है, बायोटेक्नोलॉजी है।
तो ऐसे क्षेत्र जो कल के क्षेत्र हैं, जो जिससे कल का भविष्य बनने वाला है, उसमें चीन जो है वो, उसकी ये अभिलाषा है कि वो अमेरिका पूरी दुनिया का लीडर बनेगा। अब अमेरिका अगर टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग का, रोबोटिक्स का और इन सारी चीजों का लीडर बन जाएगा तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका सप्लाई चेन बनेगा क्या? तो ये एक तरह से दोनों के बीच ये अस्तित्व की लड़ाई है। मैं कहता हूं अमेरिका ही में आप यूरोप को भी मिला लीजिए, ये यूरोप और चीन के बीच एक अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो गई है और ये लड़ाई यहां थमने वाली नहीं है। ये हम उसी दौर में आ गए हैं जिस दौर में हम सोवियत संघ और अमेरिका को देख आए हैं 60 और 70 के दशक में। तो ये एक दूसरा कारण है। और तीसरा कारण फिर चीन की छटपटाहट है। चीन के अंदर मुझे लगता है कुछ चल रहा है, क्योंकि कोई मतलब चीन भी कोई अनंत, अचानक से अनंत शक्तिशाली राष्ट्र तो हो नहीं गया है। चीन के भीतर भी देखिए, पिछले जो लोगों की उम्मीदें थी, जो अभिलाषाएं थी, जैसे जैसे समृद्धि देश में बढ़ती है उससे दुगनी या तिगुनी रफ्तार से लोगों की महत्वाकांक्षाएं, अभिलाषाएं बढ़ती। जो व्यक्ति 10,000 रुपया कमाता है उसकी अभिलाषाएं उतनी होती हैं, जो व्यक्ति 10 लाख रुपया कमाता है उसकी अभिलाषाएं उतने गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर आप उस पर खरा नहीं उतरते हैं, सरकार और इकोनॉमी उस पर खरी नहीं उतरती है, तो लोगों में असंतोष पनपता है। तो मुझे लगता है चीन की अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आ रही है, और अगले 10-15 साल में नहीं लगता कि 10% या 12% का दौर अब लौट पाएगा। तो इस नई रियलिटी को लोग पचा नहीं पा रहे हैं, तो उस वजह से नाराज है। दूसरा, महामारी की वजह से वहां क्या हुआ है, आपको दिखाने के लिए, मुझे दिखाने के लिए तो उन्होंने सब जो है वो एक तरफ से सील कर लिया और महामारी पर काबू पा लिया। लेकिन देखें, कभी बीजिंग में नए हॉटस्पॉट पैदा हो रहे हैं, कभी कहीं हो रहे हैं, कभी कहीं हो रहे हैं। कुछ ऐसी जगह होंगी जिसका हमें मालूम ही नहीं होगा। कितने लोग और इससे प्रभावित हुए हैं ये हम नहीं जानते, उनकी स्थिति क्या है ये हम नहीं जानते, बेरोजगारी कहाँ वहां पहुंची है ये हम नहीं जानते। तो ये सारे रोष के कारण हो सकते हैं, असंतोष के कारण हो सकते हैं। और फिर ये है कि चीन में एक पार्टी शासन है, लेकिन एक पार्टी के भीतर कितनी मारामारी होती है सत्ता को लेकर के, ये हमसे और आपसे ज्यादा कौन जानता है? कांग्रेस वाले सब जानते हैं, बीजेपी वाले भी जानते हैं, सारी पार्टियों वाले जानते हैं कि छोटी छोटी मतलब प्रभाव क्षेत्रों को लेकर के, पदों को लेकर के कितनी मारामारी होती है। ऐसी मारामारी वहां भी चलती है, सेना के अंदर भी चलती है, एक पार्टी के अंदर भी चलती है। ठीक है, वहां 2 पार्टियां नहीं है, 3 पार्टियां नहीं है, लेकिन एक पार्टी के भीतर महत्वाकांक्षाएं तो हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उसके भीतर कुछ ऐसे नेता हों जिनकी महत्वाकांक्षाएं टकराने लगी हों, तो उन सबको दबाने के लिए चीन को ये सब करना पड़ रहा है। तो शी साहब इस वक्त दिखाने को तो अपनी छाती ठोक रहे हैं, लेकिन अंदर खाने क्या है ये वक्त बताएगा, हमें पता चल जाएगा बहुत जल्दी। जल्दी पता चल जाएगा, मतलब कब, कितनी जल्दी? तो मुझे लगता है अगले साल तक ये स्थिति कुछ न कुछ निकल के आएगा। देखिए, तो चीन के साथ, लेकिन चीन इतने सारे तो मोर्चे हमने बताए, लेकिन आज जो कांड उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में किया है उस पर भी थोड़ी रोशनी वो तो एक विचित्र बात, मतलब ये भारत के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। वो ये कि लोगों ने सुना होगा और मतलब देखा भी होगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कराची के स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमला हुआ था उसके लिए सीधा सीधा भारत को दोष दिया। उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने तो और ज्यादा सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद पाकिस्तान ये चाहता था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक निंदा प्रस्ताव लाया जाए। निंदा प्रस्ताव की जो ड्राफ्टिंग की वो चीन ने की, और चीन सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, तो चीन ही उस प्रस्ताव को लाना चाहता था। उस निंदा प्रस्ताव में सीधे सीधे भारत का नाम नहीं है, किसी देश की आलोचना नहीं है, केवल ये कहा गया है कि ये कायरतापूर्ण आतंकवादी इस तरह का जो हमला है, इस हमले के लिए जो जिन्होंने जो है ऐसे हमले की साजिश में मदद की हो, जिन लोगों ने पैसे से मदद की हो, जिन लोगों ने इस तरह के हमला प्रायोजित कराया है, ऐसी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर के संयुक्त राष्ट्र को लड़ना चाहिए और उनको कटघरे में लाना चाहिए। अब नाम नहीं है, किसी भी हमले के बाद कहीं भी दिया जाए तो वो सही बैठ जाएगा। हाँ, तो बैठ ही जाएगा। लेकिन इस ड्राफ्ट को देख करके मुझे लगता है कि भारत के जो राजनयिक हैं और बाकी भी जो राजनयिक हैं संयुक्त राष्ट्र में, वो कोई दुधमुए बच्चे तो है नहीं, उनको सब समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। तो पहले तो जर्मनी ने वो जो प्रस्ताव है उसको साइलेंट प्रस्ताव कहते हैं,
कि वो चुपचाप प्रस्ताव जो है उसका कोई विरोध न करे तो पारित हो जाता है। तो साइलेंट प्रस्ताव की समय सीमा थी सुबह 4 बजे। तो वहां सबसे पहले जर्मनी ने सुबह 4 बजे उसको जो है उसमें कहा कि नहीं, ये प्रस्ताव अभी पारित नहीं होना चाहिए, इसमें स्थगन आदेश लगा दिया। तो उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई, 2 दिन और बढ़ गई। उसके बाद जो ही समय सीमा वो खत्म होने को आई, पाकिस्तान को लगा, चीन को लगा कि अब तो ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा और उसके बाद बाहर आकर के हम कहेंगे कि देखिए निंदा प्रस्ताव पारित हो गया और भारत ने किया था। तो फिर अमेरिका ने उस पर रोक लगा दी। तो अब वो और थोड़े समय के लिए आगे के लिए टल गया है। तो कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि सीधे सीधे शब्दों में भारत की निंदा नहीं हो रही थी, लेकिन ये एक मतलब कोशिश थी चीन की कि पाकिस्तान के कहने पर वो भारत की तरफ उंगली उठाने वाला एक निंदा प्रस्ताव, क्योंकि वो तो परमानेंट सदस्य है, उसमें ला सकता है और लाए, लेकिन इसमें भी चीन कामयाब नहीं हुआ। तो चीन इस वक्त पूरी दुनिया में इतने ज्यादा जिस तरह से घृणा का या निंदा का पात्र हो गया है, चीन की जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय साख है वो इतनी बुरी मुझे लगता है पिछले 20-25 साल में कभी नहीं रही। क्योंकि चीन के नेता डंग शियाओपिंग या हो जिनताओ जो इससे पहले जो नेता थे, उनके जमाने में तो बात ये होती थी कि साहब पीसफुल शांतिपूर्ण उदय हो रहा है एक महाशक्ति का। तो ये कोई शांतिपूर्ण उदय नहीं था, ये बहुत ही कुटिल शक्ति है। इसके जो इरादे हैं, क्योंकि तानाशाही ताकतें कब से शांतिपूर्ण होने लगी। ये गलती तो हम जो है इस गलती का खामियाजा तो 60 के दशक में भुगत चुके हैं ना, कि तानाशाही शक्ति क्या करती। तो तानाशाही शक्तियों से हमेशा सचेत रहना चाहिए। हाँ, लेकिन दोबारा भी हमने सबक नहीं सीखा और कहा बिल्कुल नहीं सीखा, बिल्कुल नहीं सीखा। और ये सरकार के साथ भाई देखिए, ये जो बॉर्डर है जिसको लेके सारा विवाद है, ये बॉर्डर क्या है? ये बॉर्डर कुल मिलाकर के कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जो 10-10, 20-20 किलोमीटर के दायरे के फासले पे हैं। उन पेट्रोलिंग पॉइंट वो पेट्रोलिंग पॉइंट ये तय करते हैं कि इस मतलब सीध में अगर कोई सीमा होगी तो वो सीमा बनेगी। सीमा पर अभी कोई मतलब वो नहीं है, सहमति नहीं है। आप देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से चीन लगातार वहां अपनी तरफ कच्ची सड़कें बना रहा है, सेना का जमावड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपने डोकलाम में देखा, उन्होंने सड़क बनाने की कोशिश की, वहां रुको, बड़ी मुश्किल से आपने रोक टोक लिया उनको। तो आपको ये पहले से आभास होना चाहिए था, और इससे पहले आप कश्मीर में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कर चुके हैं, तो उससे भी नाराजगी जो है वो जाहिर है, उन्होंने बयान में भी नाराजगी जाहिर की थी। तो आपको ये अंदेशा होना चाहिए था कि ऐसी सीमा में जहां पेट्रोलिंग पॉइंट्स के बीच में 20-20, 25-25 किलोमीटर की पहाड़ियां हैं, वहां कहीं भी कोई भी चढ़ के बैठ सकता है। एक बार अगर सेना ने तंबू गाड़ लिया और मोर्चा जमा लिया, उसके बाद आप उसको खदेड़ने के लिए लड़के ही खदेड़ना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी खदेड़ पाएंगे आप। तो अभी तक वहां ऐसा कुछ नहीं था, अब इन्होंने कर लिया। तो ये नौबत आई क्यों? ये क्यों आने दी गई? हमारी जासूसी संस्थाएं क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? अगर वो उन्होंने सचेत किया तो सेना क्या कर रही थी, और सेना को अगर मालूम था तो सरकार क्या कर रही थी? तो कुल मिलाकर के भूल तो ये हुई है ना। अब हम जितना मर्जी छाती ठोक ले, कहें कि हम तो बराबर के हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। ये बात सही है कि चीन ने 1979 के बाद और वियतनाम की लड़ाई के बाद से कोई बड़ी लड़ाई या कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। और वियतनाम की लड़ाई भी चीन जीता कि नहीं जीता ये विवादास्पद है। आमतौर पर तो ये माना जाता है कि चीन वो लड़ाई हार गया। तो जो देश आज तक उसके बाद कोई लड़ाई जीता नहीं, कोई लड़ाई लड़ा नहीं, उसकी सेना लड़के जीत जाएगी, ये तो मानना सही नहीं है। लेकिन उनकी ये नीति नहीं है, वो लड़ना ही नहीं चाहते ना। वो तो ये चाहते हैं कि चुपचाप जब जहां कोई पहरा नहीं दे रहा है तो वहां घुस के बैठ जाओ, चोर रास्ते से घुसो, उसके बाद हल्ला मचाओ। जब आपको खदेड़ा जाएगा तो कहोगे देखो साहब ये तो झगड़ा कर रहे हैं, हम तो उसके लिए थे। और इसीलिए इनको ये ध्यान देना चाहिए कि लगभग 3-4 साल पहले चीन ने जो सीमा नियमन की जो वार्ताएं चलती थी कि ठीक है ऐसा बाउंड्री डिमार्केट कर लेते हैं, उससे बिल्कुल उन्होंने वो बात ही करनी बंद कर दी। उन्होंने कहा कि ये तो अंतहीन मामला है, अब इस बातचीत में कुछ नहीं रखा है, हम केवल सीमा पे शांति रखेंगे, हमें सीमा को डिमार्केट करने की, उसका रेखांकन करने की जरूरत नहीं है। और उसके पीछे नियत यही थी, चोर की दाढ़ी में तिनका। आप अंदर आके घुस के बैठना चाहते थे और बैठ करके फिर आप ये मांग करेंगे अच्छा अब आप सीमा का
रेखांकन कर लीजिए। तो अब सरदर्द ये हो गया है भारत के सामने कि जो -20 डिग्री सियाचिन में ही जो है वो सेना आप बिठाए रखते थे, अब सियाचिन जैसे जैसे ये कम से कम 300-400 किलोमीटर की, बल्कि उससे भी लंबी होगी ये सीमा रेखा है, तो इस पे आपको लगातार सेना की प्रेजेंस बनाई रखने होगी और सेना को रखना होगा, वरना क्या होगा कि ऐसे ही इंच पिंच कर करके वो फिर घुस जाएंगे। हाँ, तो ये मतलब जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला मामला है। बिल्कुल। दो एक सवाल और हैं शिवकांत जी, बहुत लंबा वैसे कर लिया है, लेकिन 2 सवाल और हैं। लेकिन उससे पहले आज मैं अंत का इंतजार नहीं करूंगा, यहीं पर लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर इस वीडियो के लिंक आप अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लाइक भी कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। वो लाइक पर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो ये सवाल मुझ पर नहीं है, देखने वालों पर ही है कि उनको मेरी बात पसंद नहीं आती है तो फिर भी क्या देखते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में घंटी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए जब नया लाइव हो या नया वीडियो आए। अब सवाल यह है शिवकांत, 2 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि ऐसी स्थिति है, सब चीन से परेशान हैं, सब चीन से नाराज हैं, तो क्या सब मिलकर चीन के खिलाफ कोई एक्शन कर सकते हैं? कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि अमेरिका क्या अपने 1 लाख लोगों की मौत का बदला नहीं लेगा? क्या उसके लिए वो चीन को जिम्मेदार मानता है? तो सीधा सवाल एक लाइन में है कि क्या चीन पर हमला हो सकता है? और दूसरा सवाल जो भारत से जुड़ा हुआ है वो ये है कि अमेरिका और चीन की इस ट्रेड वॉर में, चीन के आइसोलेट हो जाने में, चीन से दुनिया की नाराजगी में, क्या भारत के लिए एक बड़ा मौका था कि वो बहुत सारा कारोबार अपनी तरफ शिफ्ट करा ले, जिसमें वो बुरी तरह चूक गया है? पहले सवाल का जवाब तो मुझे तो लगता है नहीं है। चीन पे सैनिक हमला तो नहीं होगा। हाँ, चीन की नाकेबंदी जिस तरह से शुरू हुई है वो व्यापारिक नाकेबंदी, सैनिक नाकेबंदी और एक तरह से नैतिक नाकेबंदी, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र शामिल है, जिसमें और अंतर्राष्ट्रीय तमाम संस्थाएं जिनमें अमेरिका का आज भी दबदबा है, वो सब शामिल हैं। अब भारत की मुश्किल ये है कि आप गुटनिरपेक्ष गुटों से दूरी भी रहना चाहते हैं, आप मल्टीपोलर दुनिया का सपना भी देखते हैं और फिर चीन की घेराबंदी भी करना चाहते हैं। तो चीन की घेराबंदी आप अपने अकेले बलबूते पे, मुझे भारत के सारे सामर्थ्य पे पूरा भरोसा है, लेकिन अकेले बलबूते पे चीन अब इतना पसर गया है, इतना फैल गया है कि अकेले बलबूते पे आप उसकी नाकेबंदी तो नहीं कर पाएंगे। अगर आपको नाकेबंदी में हिस्सा लेना है तो आपको किसी अलायंस का हिस्सा बनना होगा। और मुझे जाती तौर पे लगता है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष और एक अपना नया गुट बना करके उसका नेता बनने की जो भारत की महत्वाकांक्षा थी, उससे कुछ हासिल नहीं किया है। पिछले 50, 60, 70 साल में कुछ हासिल नहीं हुआ है। जहां जहां जरूरत पड़ी है, ये गुटनिरपेक्ष के नाम पे हमारे पीछे जितने भी देश रहे हैं वो सारे के सारे पीछे भाग जाते हैं और केवल हम अकेले रह जाते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा आगे भी हो सकता है। तो इसलिए हमें दरअसल वो पूरी एक पीढ़ी भी गायब हो गई। अब उस कद के नेता कहाँ रह गए हैं? थर्ड वर्ल्ड जिसको कहते थे, जिसमें जमाल, नासिर, टीटो, ये सब हुआ करते थे। अपने यहाँ जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक बड़े कद के नेता थे। वो आज मोदी जी को आप मान लीजिए कि वो बहुत बड़े कद के नेता हैं, लेकिन उनके साथ बैठने के लिए इन सभी छोटे छोटे देशों में भी तो बड़े बड़े नेता चाहिए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि किसी नेटो या दूसरे इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सामरिक गुट का अगर गठन होता है तो भारत को बेहिचक उसमें शामिल होना चाहिए और उसमें अपना नेतृत्व दिखाना चाहिए। आप एक बड़े संगठन में जाके, ताकि आप चीन की आंखों में आंखें डाल के और चीन का मुकाबला इस तरह से कर सकें। दूसरा सवाल आपका था कि ट्रेड वॉर का फायदा भारत को उठाना चाहिए। और ये भारत से मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूं, जब ये महामारी का प्रकोप शुरू हुआ था तब ये सवाल उठा था कि भारत का जो दवा उद्योग है वो संकट में पड़ सकता है, क्योंकि जो कच्चे रसायन हैं और जो एक्टिव एलिमेंट है रसायन दवा बनाने के लिए, वो चीन पर भारत की निर्भरता है। तो पराधीन सपने हो सुख नाही वाली बात है। जहां जहां आपकी निर्भरता है
वो आपको आगे चल के कहीं भी दुख दे सकती है। और अगर दुश्मन देश पर, प्रतिद्वंद्वी देश पर आपकी निर्भरता है तो निश्चित मानिए कि वो तो आपके लिए दुखदायी होगी ही। तो इसलिए भारत को ये तो एक दूरगामी नीति के तहत अभी तो मौका है, ये योजना बनानी चाहिए और जैसे तैसे करके कोशिश करनी चाहिए कि जिन जिन क्षेत्रों में चीन पर हमारी निर्भरता है उस निर्भरता का कोई विकल्प ढूंढा जाए। और दूसरी बात, जो सप्लाई चेन, यूरोप अब पूरी तरह से सजग है और इस वक्त सुनने को तैयार है इस बात को। सप्लाई चेन के विकल्प के बारे में यूरोप भी खोज कर रहा है और अमेरिका भी खोज कर रहा है। तो अगर आप सप्लाई चेन का विकल्प बन सकते हैं या अपने साथ कुछ और देशों को, जैसे वियतनाम है, जैसे थाईलैंड है, जब आप वो देखते हैं तो फिर वही जैसे आपने नाम लिया, वियतनाम है, ताइवान है, बांग्लादेश है, ये इन देशों पे तो बहुत काम जा रहा है। चीन से काफी चीजें जो शिफ्ट हुई वो वहां पहुंच गई, जबकि भारत में योजना बन रही है। उत्तर प्रदेश ने कहा कि हम चीन से बहुत सारा जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज है उनको यहाँ ले आएंगे, अभियान चला। लेकिन अब चल रहा है कि अभी विज्ञापन आया है पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश सरकार का, आपको ध्यान हो, पिछले साल 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का ऐलान हुआ था उत्तर प्रदेश को। पिछले हफ्ते विज्ञापन आया है, इसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट करने के लिए टेंडर निकला है कि आप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में योगदान कर सकते हैं तो अप्लाई करिए, फिर हम आपकी सेवाएं लेंगे। आपको इस रास्ते चलकर क्या लगता है कि हम वो हासिल कर पाएंगे जो आप देख रहे हैं? दूसरा, जब हम वियतनाम, ताइवान ऐसे देशों को साथ लेंगे तो ये तो आपस में लड़ने का खेल है, गला काट प्रतियोगिता है, इसमें सहयोग कैसे होगा? उसी बाजार को वो भी चाहते हैं, उसी बाजार को हम भी चाहते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि उसी बाजार को वो भी चाहते हैं, उसी बाजार को हम भी चाहते हैं, लेकिन चीन इतनी बड़ी सप्लाई चेन है। अब मतलब चीन के आयाम को अगर आप देखें तो अगर वो कारोबार चीन से बाहर जाता है तो असल में उस कारोबार को बाहर के देशों में आने के लिए वो कम से कम 10-15 देशों में समा सकता है, इतना सारा है चीन में। तो आप ये कर सकते हैं कि भारत की कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञता भारत को हासिल है, भारत में ज्यादा प्रशिक्षित लोग हैं वियतनाम के मुकाबले, कुछ क्षेत्रों में हो सकता है वियतनाम में ज्यादा हुनर हो। तो इस तरह से एक तरह का तालमेल बिठाया जा सकता है और कुछ देश मिल करके एक जिसे कहते हैं एक बॉक्स कंट्री टाइप एक ग्रुप बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते तो कम से कम ये कीजिए ना, आप अपने यहाँ परिस्थितियां बेहतर कीजिए, आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए वियतनाम की और थाईलैंड की या बाकी देशों की, वो अपने आप आपके साथ आ जाएंगे जब आपके यहाँ इतना बड़ा बेस बनता उनको दिखाई देगा। लेकिन कुछ तो बनाइए। अब जैसे कलपुर्जों का उद्योग है, दवाओं का उद्योग है, अभी तो ये रोना रोया जा रहा है कि दवाओं के उद्योग का क्या होगा। अब चीन जो है कल को हुआवे पे आप प्रतिबंध लगाएंगे तो चीन अपने यहाँ से जो दवाओं का कच्चा माल है उसकी कीमत बढ़ा देगा, उसकी कीमत बढ़ा देगा, दवाओं की कीमत बढ़ जाएगी, दवाओं की कीमत बढ़ जाएगी, हमारी दवाएं खरीदेगा कौन? अरे तो मतलब ये है कि जो चीजें चीन बना रहा है उन चीजों के लिए पार्क कुछ इन्होंने कोशिश की है, 2-4 पार्क वार्क बनाए हैं, लेकिन वहां कितनी जल्दी काम होता है। चीन में तो 1 महीने के भीतर योजनाएं बन के फैक्ट्रियां बननी तैयार हो जाती। जब तक आप इससे खतरनाक सवाल उठता है शिवकांत जी, और वो बहुत खतरनाक सवाल है। इसका जब भी सवाल ये उठाइए और जब भी पूछिए, और खास तौर पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, व्यापार संगठन हैं, उनका कहना है साहब चीन में जो काम है ना इतनी स्पीड से हो जाता है, परमिशन मिल जाती है, और भारत में लोकतंत्र की वजह से ये नहीं हो पाता है। अब सवाल उठ जाता है हमारे लोकतंत्र की मूल आत्मा पर कि लोकतंत्र है जिसने सब बाधा डाल रखी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र बाकी दुनिया में भी तो है, लोकतंत्र अमेरिका में भी है, लोकतंत्र यूरोप में भी है। यहाँ जब चीजें बदलती हैं, जब बदलना चाहती हैं सरकारें, तब उतनी ही तेजी से बदलती हैं। तो मतलब ये जो हाथी की चाल चलने की जो भारत की आदत है ना, इससे थोड़ा बाहर निकलना होगा आपको। आप जो है वो टाइगर कंट्री हैं तो टाइगर बनना सीखिए और उसी हिसाब से उसी फुर्ती से काम कीजिए, तभी आप इस दुनिया में टिक पाए। लेकिन हम तो एलिफेंट कंट्री है ना। हाँ, दोनों ही है, टाइगर भी है, एलिफेंट भी है, क्योंकि वर्षों से तो ये एलिफेंट पैराडाइम ही चलता रहा है। तो हमें एलिफेंट पैराडाइम को टाइगर पैराडाइम में बदलना हो। अब सवाल एक और है, अंतिम सवाल है क्योंकि लंबा हो गया है काफी, लेकिन ये जो चीन के सामान
का बहिष्कार करने की, रोक लगाने की, उसमें दवा उद्योग की तो बात हो गई, लेकिन जो इंसान इस्तेमाल करता है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस लैपटॉप से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये टेक्निकली उस बहिष्कार में नहीं आता है क्योंकि अमेरिकी कंपनी ने बनाया है इसको, लेकिन ये मेड इन चाइना है। उधर चाइनीज कंपनी भारत में कह रही है, शाओमी ने खुल के दावा किया, उन्होंने कहा कि साहब हमारा फोन किसी भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट से ज्यादा मेड इन इंडिया है, क्योंकि हमारी फैक्ट्री यहाँ है, 65% कंपोनेंट इंडिया में बनता है, और 50,000 लोगों को मैं रोजगार देता हूँ यहाँ। और जिस अमेरिकन फोन को आप खरीदते हैं यहाँ, ये मान के कि अमेरिकन है, वो 100% चीन से बन के आता है। अब आप कैसे तय करेंगे? और दूसरा ये जो एप्स वाला खेल है, आपने देखा ही है, हम लोग आजकल ऐप वगैरह क्योंकि अपने इस्तेमाल के लिए भी ढूंढते तलाशते रहते हैं। ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जिससे हम इस तरह का प्रोग्राम कर सकें, ये भी हमको इधर उधर ही ढूंढना पड़ता है कोई, और इस पे बड़े दिन हल्ला मचा रहा है कि जूम चाइनीज ऐप है, फिर जूम ने सफाई दी कि हम अमेरिकन ऐप है, हम चाइनीज नहीं है। भारत में इस तरह का ऐप, टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म, भारत में बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं, पता नहीं क्या करती हैं, तो कुछ करती होंगी, दुनिया में पैसा कमा रही हैं तो जाहिर है कुछ करती होंगी, लेकिन ये वाले जो सॉल्यूशन जो आम आदमी को चाहिए होते हैं, वो यहाँ बिल्कुल लगता है कि न पैदा होते हैं, न कोई सोचता है। आपको ऐसा नहीं लगता है? मतलब इस वक्त की स्थिति को देखते हुए तो लगता है, लेकिन आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारे यहाँ भी ऐप अगर आप बनाना चाहें तो लोग यही लोग हैं जो ऐप, देखिए हर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के पीछे, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन कोई काठ की गाड़ी नहीं है कि एक आदमी बैठ करके बना दे, तो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ चीजों की एक्सपर्टीज हमारे यहाँ, जैसे कोडिंग है, या उसका जो बेसिक आपको आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, उसकी एक्सपर्टीज भारत में है। उसको जो जामा पहनाना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, उसको जो अंतिम रूप देना है, वो अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है, चीन में भी होता है। तो आपने जो सवाल उठाया उस पे दो बातें हैं। एक तो आप प्रतिद्वंदी के साथ व्यापार नहीं करेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। चीन जो है वो दुनिया का लगभग 18% है। तो आप 18% दुनिया से बिल्कुल ही नाता बंद कर दें और उससे कारोबार भी न करें, तो ये संभव नहीं है। ये न भारत के लिए संभव है, और अगर आप चाहेंगे, अगर आप ये समझें, इस गलतफहमी में हो कि अगर आप किसी पश्चिमी संगठन में, जैसे अमेरिका और यूरोप के गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, तो वो आपके बिहाफ पे व्यापार करना बंद कर देंगे, वो कतई नहीं करेंगे ऐसा। बल्कि व्यापार के लिए वो कंसेशन देंगे और समय समय पर नीतियां भी बदलेंगे जो आपको बुरी लगेगी। तो व्यापार जारी रखें, अपने प्रतिद्वंदी के साथ भी व्यापार जारी रखें, चीन के साथ भी रखें, लेकिन व्यापार में आपको ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा व्यापार है जो स्ट्रेटेजिक चीजों का व्यापार है। जैसे हुआवे है, 5G 5G एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लगभग मशीन लर्निंग को और हर सारे ऑटोमेशन को एक तरह से मोबाइल कर देगी। मशीनें एक दूसरे से बात करने लगेंगी, कारें चलने लगेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे चलेगा, तो जो कल के गैजेट्स हैं वो सारे उस पर चलेंगे। तो वो जिसके हाथ में है उसके हाथ में सारा डेटा होगा, सारी इंफॉर्मेशन होगी। ऐसी चीज आप चीन को क्यों देना चाहेंगे? इसीलिए तो अमेरिका ने शुरू से झंडा उठा रखा है। इसीलिए जो है वो यूरोप को अमेरिका बात, ये यूरोप की जो है वो बेवकूफी है कि यूरोप में कुछ देशों ने ये सोचा कि हम 5G इनसे ले लेते हैं फिलहाल और बाद में देख लेंगे अमेरिका को। तो ऐसा नहीं होता है। इस तरह की स्ट्रेटेजिक जो चीजें हैं उसमें आप ये ध्यान रखें कि आप अपने प्रतिद्वंदी जिस पे आप भरोसा नहीं करते हैं उस पर आप निर्भर न रहें, निर्भर आपको न करना पड़े। और ऐप वगैरह की बात जहां तक है, या जो दूसरी चीजों की बात है, उसमें जिस क्षेत्र में डेटा माइनिंग हो सकती है, मोबाइल फोन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके डेटा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा माइनिंग आज के अगले विश्व की एक तरह से सोने की खान है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा माइनिंग के बगैर बन नहीं सकती। डेटा इज द न्यू ऑयल। एग्जैक्टली। तो आप ऐसी किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए चीन पर आश्रित न रहें और उसमें चीन के प्रतिद्वंदी और चीन से आगे निकलने की कोशिश करें। कम से कम अपने यहाँ बनाएं। तो ऐसी चीजें आपको बेझिझक होकर के, चाहे वो ऐप है, चाहे वो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, चाहे वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, 5G है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो मशीन लर्निंग है, इस तरह रोबोटिक्स है, इस तरह की चीजों में आपको
कम से कम ऐसे टोटलिटेरियन, ऐसे तानाशाही चीन जैसी व्यवस्था से दूर रहना है, जिसमें कतई पारदर्शिता नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो ये शिवकांत जी बहुत बढ़िया बात की आपने, और यहीं पे मुझे लगता है ये बात खत्म करना भी सही रहेगा, क्योंकि इस वक्त आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है और ये नारा आ गया है। उसमें आमतौर पे पब्लिक तो ये मान रही है कि सब आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है कि सब अपना अपना देख लो, सरकार कुछ नहीं करेगी, अब आप आत्मनिर्भर हो जाएं। लेकिन ये सिर्फ भारत के लोगों के लिए नहीं, हमारे जो टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोग हैं, हमारे दूसरे उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, जो व्यापारी हैं तरह तरह के, और भारत सरकार के लिए उसके तमाम जिम्मेदार विभागों के लिए भी एक संदेश है। और उसी के साथ मैं खत्म करूंगा। बहुत पुराना शेर है, आप सबने सुना होगा, लेकिन पहले तो फिल्मों के पहले आता था, कभी कभी किसी फिल्म के पहले एक शेर सुनाया जाता था, लेकिन उसी के साथ मैं खत्म करना चाहता हूं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये खुदी को बुलंद करना न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे देश के लिए जरूरी है। हम वरना यही होगा कि जब जरूरी चीज फंसेगी तो पता चलेगा ये तो चीन से आती है, अब चीन से झगड़ा कैसे करें। तो इसी के साथ अब मैं इजाजत चाहता हूं। शिवकांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।